हाय गाइस, यहाँ पे हम पार्ट 4 ऑफ द पार्लियामेंट सीरीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड पहले क्वेश्चन पे आता है टाइम ऑफ 0 आवर इन पार्लियामेंट। तो देखिए, पार्लियामेंट यहाँ पे 0 आवर राज्यसभा में अलग टाइम पे होता है, लोकसभा में अलग टाइम पे होता है। तो लोकसभा का जो टाइम है दैट इज 11 AM to 12 noon, दैट इज लोकसभा टाइम, एंड 12 noon to 1 PM दैट इज राज्यसभा टाइम। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन अपने आप में गलत है, मतलब पूछना गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अलग अलग टाइम है। फिर भी मैं इसके साथ ही जाऊँगा, लेकिन देन टू द क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें लोकसभा या राज्यसभा पूछना चाहिए था करेक्टली। लेकिन वही बात है, जब भांग फूंक के आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता कि आप गलत बना रहे हैं कि सही बना रहे हैं, और इसकी प्रूफ रीडिंग भी पता नहीं भगवान जाने कोई करता होगा कि नहीं करता होगा, बिकॉज प्रूफ रीडिंग होती है। अभी लोग क्या करते हैं यही जाने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और जो 0 आवर है दैट इज इंडियन इनोवेशन, मतलब इंडिया ने मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर में अपने इनोवेशंस किए हैं, मतलब वो एक है। ठीक है, जो 0 आवर मतलब किसी कंट्री से लिया नहीं, हमारा ये खुद का हो। ठीक है, इट्स इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ठीक है, इट्स रेज्ड बाय मेंबर इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद होता है। पहला जो सेशन होता है, मतलब पहला जो मीटिंग होता है दैट इज ऑफ द क्वेश्चन आवर। 0 आवर इज द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स फर्स्ट आवर नहीं, तो फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, व्हेन द प्रिविलेज मोशन वाज एक्सेप्टेड नहीं, आर बिफोर द क्वेश्चन आवर नहीं, आफ्टर द क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद होता है। चलिए, 0 आवर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया ने दिया है इसको। इंडिया का एक अपना कंसेप्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेज किया जाता है। मिनिमम इसके लिए जो है, मिनिमम मतलब एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम लिमिट जो दी है 0 आवर के लिए दैट इज ऑफ द 1 आवर। ठीक है, ऑल्दो 1 आवर नहीं, उससे ज़्यादा खिंच जाता है, लेकिन टाइम लिमिट दी है यहाँ पे। 0 आवर इज अ पॉलिटिकल जार्गन रेफर टू द, इसका मतलब क्या होता है? डे व्हेन नो बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट इज डन, सस्पेंडेड मोशंस, एडजॉर्नमेंट टाइम। क्वेश्चन आवर सेशन के बाद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और 0 आवर के टाइम पे क्या होता है? इट्स अ क्वेश्चन आवर सेशन। ठीक है, तो इसके टाइम पे होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको यहाँ पे रेज किया जाता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सॉरी, 0 आवर के टाइम पे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। जैसे अभी नीट का इशू हो गया। आजकल तो भाई हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आंसर थोड़ी करते हैं। ठीक है, लेकिन देन टू मतलब जो मेजर इश्यूज होते हैं कंट्री में वो चल रहे हैं, उसके ऊपर इशू पे डिस्कस किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज जनरल डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस इन द लोकसभा। तो देखो, जो बिल होता है वो 3 स्टेज में पास किया जाता है। बिल 3 स्टेज में पास किया जाता है। पहले में इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड में डिस्कशन होता है, सेकंड जो रीडिंग होती है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग, और 3 स्टेज में पास होता है। पहले में बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसका, पहले में कोई डिस्कशन नहीं होता। देखिए उसको आराम से पढ़िए। At the first stage, leave is asked for the introduction of the bill and if granted, the bill is introduced। पहले केस में पहले स्टेज में सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। सेकेंड स्टेज में बिल को प्रॉपर थॉरली डिस्कस किया जाता है, कमिटीज को भेजा जाता है। ठीक है, एट द फर्स्ट स्टेज द जनरल डिस्कशन ऑन द बिल एज अ होल, एंड द सेकेंड स्टेज में क्लॉज बाय क्लॉज इस पे डिस्कशन होता है। मीटिंग्स को यहाँ पे मतलब जो कमिटीज होती हैं उसको यहाँ पे भेजा जाता है, और फिर थर्ड स्टेज में बिल को पास किया जाता है। थर्ड स्टेज में फिर डिस्कशन नहीं होता उसके ऊपर। थर्ड स्टेज में यस और नो की यहाँ पे बातें होती हैं। तो बिल को 3 स्टेज में पास किया जाता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इज सेकंड स्टेज। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज टू बी पास्ड बाय। अब देखो, मतलब जब क्या बोलते हैं यहाँ पे, जॉइंट सिटिंग में किसी बिल को रेफर किया जा रहा है। वैसे तो अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है कि जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। तो आप खुद अगर बिल को समझते होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो किसके लिए है? एक जो सिंपल मेजोरिटी वाला बिल है, जो ऑर्डिनरी बिल है, उसी के लिए तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। तो जब जॉइंट सिटिंग बुलाया जाएगा तो बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। जितने लोग वहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे उनका सिंपल मेजोरिटी यहाँ से उससे पास कर दिया जाएगा। और कौन से आर्टिकल कहते हैं यहाँ पे जॉइंट सिटिंग की बात की जाती है? आर्टिकल नंबर 108 टॉक्स अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और अभी तक कितनी बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है? 3 बार अभी तक जॉइंट सिटिंग यहाँ पे बुलाई गई है। ठीक है, 3 बार। और एग्जाम में वो तीनों का मैच द फॉलोइंग भी ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है, तीनों का मैच द फॉलोइंग ही पूछ लेते हैं। तो तीनों का आपको बता देता हूँ मैं। पहली बार बुलाया गया था 1961, वैसे तो आएगा आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखेंगे सब। 1961 में बुलाया गया था
that was the dowry prohibition bill. Second was the banking service repeal bill in 1978 and third was the prevention of terrorism bill in 2002. ये 3 बार बुलाया गया था. आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, चिंता मत करिए. What will be happened if the president summon for the joint sitting of the parliament and in the meantime Lok Sabha dissolve? मतलब अगर उन्होंने बुलाया है और उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो गए तो क्या हो? तो आपको क्या लगता है? तो अगर उन्होंने बुला दिया है, अगर प्रेसिडेंट सामने समॉन किया है, तो ज्वाइंट सिटिंग विल बी हेल्ड इन शेड्यूल टाइम. ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर लोकसभा को अपने डिसॉल्व अगर हो गई है तो नहीं आएगी. लोकसभा विल कम. ठीक है, लोकसभा विल कम ही देयर फॉर द शेड्यूल टाइम, जिस टाइम पे होगा. आगे क्वेश्चन पे आते हैं. The president can summon both the house to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill. If the bill under dispute, मतलब उस पर कंसर्न चल रहे हैं, इशू है, has already been lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha, no joint sitting can be summoned. But the joint sitting can be held if the Lok Sabha is dissolved after the president has notified his intention. अगर प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी अपना इंटेंशन नोटिफाई कर दिया है तो डेफिनेटली फिर तो होना ही होना है. तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेसिडेंट ने अगर अपना अगर इंटेंशन दे दिया है कि भाई करना है, शेड्यूल टाइम बता दिया है, तब तो करना पड़ेगा. लेकिन कैसा है यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर यही बोल दिया जाता कि डिसॉल्व होने के बाद वो बुला रहे हैं तब तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है उसके बाद डिसॉल्व हो रहा है तब तो आना पड़ेगा. दोनों में अंतर है थोड़ा सा, बारीकी से अगर पढ़ेंगे तो. अब यहाँ पे देखिए, ये IAS का क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा. विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, से ज्वाइंट सिटिंग आई है, सॉरी, तो मुझे लगा था मनी बिल्स वाला है, क्योंकि आर्टिकल 109 प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल से डील करता है. ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया था. With reference to the joint sitting of the parliament, which statement is / are correct? Article 109 provide for the joint sitting of the Article 109 talks about the procedure of the money bill, not the joint sitting. So this statement is wrong. The speaker preside a joint sitting of 2. Yes, ये बात सही है. स्पीकर प्रिसाइड करते हैं. स्पीकर अगर नहीं रहे तो डिप्टी स्पीकर करते हैं. डिप्टी स्पीकर नहीं रहे तो डिप्टी चेयरमैन करते हैं राज्यसभा के. लेकिन जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो कभी इसको प्रिसाइड नहीं करते, बिकॉज चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा लोकसभा. चलिए, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है. और आर्टिकल 109 के ऊपर IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आगे आइए. With reference to the joint sitting of the parliament, which of the following statement, अच्छा सेम क्वेश्चन है, चलिए ये तो सेम ही रिपीट है. 2025 में UPPSC, ठीक, 2023 में सेम छापा हुआ है क्या? चलिए आगे क्वेश्चन पे आता है. Who among the following preside a joint sitting? कौन प्रिसाइड करता है अंडर आर्टिकल नंबर 108? आप हमारे स्पीकर साहब प्रिसाइड करते हैं, आपको बता दिया पूरा मैंने. ज्वाइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर करता है. और आर्टिकल 101 नहीं है, अच्छा 108 यहाँ पे बात करता है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में. ठीक है. Who among the following preside over the joint sitting? वही बार बार एक ही क्वेश्चन स्पीकर करते हैं. स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ज्वाइंट अब कभी कभी ये भी दे देंगे, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे ना आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए. आप अगर क्वेश्चन पे ध्यान ना देना तो आप भ्रमित हो जाएंगे. द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रिसाइडेड ओवर. ज्वाइंट सेशन मतलब ज्वाइंट सेशन, वो ज्वाइंट सेटिंग कौन प्रिसाइड करेगा? स्पीकर करेंगे, और कौन करेगा? ठीक है. और देखो बार बार वही ज्वाइंट सिटिंग के प्रेसिडेंटशिप की बात हो रही, तो अगेन स्पीकर की बात है. बार बार वही क्वेश्चन रिपीट है. अगला क्वेश्चन अब थोड़ा चेंज हुआ है. अब वही आपको पूछा जाएगा कि ज्वाइंट सिटिंग कितनी बार बुलाया गया है, पहली कब बुलाएगी, दूसरी कब बुलाएगी, तीसरी कब बुलाएगी, उसके ऊपर क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो आपको देखो 60 नंबर का क्वेश्चन देख लो, सामने सामने दिख रहा है. फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई गई थी? मैंने आपको क्या बोला था? डाउरी प्रोहिबिशन बिल, या देखो 3 बार है. हिंदू कोड बिल हटा दो, गोल्ड कंट्रोल बिल हटा दो, बैंक नेशनलाइजेशन या डाउरी अबॉलिशन बिल. तो पहला बार जो है दैट इज अ डाउरी वाला, डाउरी अबॉलिशन बिल या डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दैट टुक प्लेस इन 1961. तो पहला वाला यही है. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ. द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108. ये से बात सही है, आर्टिकल 108 के अंदर मेंशन है. द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन ईयर 1961. ये बात भी सही है, क्योंकि पहली ज्वाइंट सिटिंग इस टाइम बुलाई गई थी. The second joint sitting of both the House of Indian Parliament was held to pass the Banking Service Repeal Bill. तो ये बात भी सही है. Banking Service Repeal Bill 1978 में पास किया गया था. तो दोनों पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है. और तीसरी बार ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई गई थी? in 2002. In 2002 that was that anti-terrorism bill. ठीक है, prevention of the anti-terrorism bill, इसके लिए बुलाया गया था. तो all the statements are correct here. अच्छा, यहाँ पे अब 58th क्वेश्चन पे आते हैं. ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल नंबर 108. चलिए,
ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न, किससे कंसर्न है? फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, माफ करिए नहीं, फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट नहीं, टू पास अ बिल रिलेटेड टू द अमेंडमेंट, नहीं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। और आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग के टाइम पे क्या होता है, लोकसभा को ज़्यादा नंबर ज़्यादा है लोकसभा के, तो लोकसभा को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। टू डिस्कस एंड पास अ बिल वेयर बोथ द हाउस हैव डिफरेंट ओपिनियन, द फोर्थ इज ओनली अप्रोप्रिएट आंसर हियर। और दिमाग में रखना कि बिकॉज ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग फेडरल प्रोविजन हमारे क्या होते हैं, वॉयलेट होते हैं। फेडरल प्रोविजन को वॉयलेट करता है ज्वाइंट सिटिंग। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको समझना है इस चीज़ को आप, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में देखो लोकसभा के नंबर क्या है 245 है, सॉरी राज्यसभा के नंबर 245 है, लोकसभा के नंबर कितने हैं? लोकसभा हैज अ नंबर ऑफ 543, तो आप देख सकते हो लोकसभा के पास ज़्यादा नंबर है, तो दे कैन पास द बिल विद सिंपल मेजॉरिटी। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पे लोकसभा जीत जाती है ऑटोमेटिकली, बिल कुछ भी हो, ठीक है, तो पास कराना है तो भी वो जीत जाएंगे, नहीं पास कराना तो भी जीत जाएंगे वो, तो राज्यसभा का ओपिनियन खत्म हो जाता है यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग में। इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, मनी बिल में, कहीं पे भी यहाँ पे राज्यसभा को सॉरी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी वाला जो बिल है, ऑर्डनरी बिल है, उसमें यहाँ पे रखा गया है। चलिए फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग बता दिया मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग? प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्डनरी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। इन नो सिचुएशन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, नहीं, डिप्टी चेयरमैन तो कर सकते हैं, चेयरमैन नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। कोरम ऑफ 1/6, देखो कोई कोरम नहीं, यहाँ पे कोरम ऑफ 1/10 ही है, जो कोरम होता है ना 1/10 का, वही कोरम यहाँ पे भी लागू होता है। 1/6 वाला कोरम यहाँ पे कोई सेपरेट लागू नहीं होता है, इस बात को आप भूलें ना भूलें, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द अबव। चलिए, अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, किस चीज के लिए बुलाते हैं? फॉर अ सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए और मनी बिल के लिए किसी टाइप का यहाँ पे बुलाया नहीं जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 108 जो बोलता है ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा फॉर अ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और मनी बिल, नॉट फॉर द दिस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा तो ओनली वन होगा यहाँ पे, कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है। चलिए, अब इतनी बार रिपीट हो गया। देखो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, मनी बिल आर्टिकल 109 में उसका प्रोसीजर है और आर्टिकल 110 में अच्छा मनी बिल के ऊपर अगेन टॉपिक है, अभी पूरा चर्चा करेंगे मनी बिल के ऊपर, तो चिंता मत करिए आप, ठीक है। मनी बिल भी जैसे आपको अभी ज्वाइंट सिटिंग रट जा रहा है ना, तो वैसे मनी बिल भी आपको रट जाएगा, इसमें बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेजिस्लेटिव बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द, मतलब दोनों में से कहीं भी, कोई भी जो बिल है लेजिस्लेटिव बिल है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव बिल जो ऑर्डिनरी बिल है, और दोनों हाउस में से कहीं भी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस करना होगा तो सिर्फ लोकसभा में होगा, तो यहाँ पे आइदर ऑफ द हाउस होगा। अगर मनी बिल रहा तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड स्पीकर विल सर्टिफाई द बिल एज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। चलिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला 66 नंबर का, डिसोल्यूशन के ऊपर क्या बिल लैप्स कब होगा कब नहीं होगा, तो इस पे ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा में पेंडिंग है, लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, तो इस पे देखना पड़ेगा कि क्या है। तो देखो बिल अभी इसमें ये कंडीशन नहीं देखे राज्यसभा से पास हो, क्या क्या है, अगर बिल लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, पास सही, बिल मतलब खत्म हो जाएगा। अब बिल लैप्स पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, मतलब क्या बोला उन्होंने कि लोकसभा से पास हो चुका है, वो लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में पेंडिंग है, लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर उस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या बिल लैप्स हो जाएगा? तो आई भी लैप्स हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि लोकसभा से भले पास हो गया हो लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग हो, लेकिन वही लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो बिल भी लैप्स हो गया, ठीक है। अब नई लोकसभा आएगी तो वापस इंट्रोड्यूस करेगी। अ बिल इज रिगार्डेड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और इंटेंशन टू समॉन द हाउस टू ज्वाइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, वही तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया, इंटेंशन अपना शो कर लिया है कि आई वांट टू हैव अ ज्वाइंट सिटिंग,
ठीक, और उन्होंने इससे पहले बोला है, लैप्स होने से पहले बोल दिया है, लोग लैप्स होने नहीं, आप लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले बोल दिया है, तो बिल लैप्स नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला यहाँ पे ये देखो लैप्स लिखा है, इट शुड नॉट बी लैप्स, तो थर्ड वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आईएएस के क्वेश्चन अच्छे होते हैं बाय द वे, ये तो आप भी जानेंगे। ठीक है, मतलब जो भी अगर वो पूछते हैं अपने, अब इस बार का तो काफ़ी वेग क्वेश्चन पेपर बना दिया था। वेग क्या बनाया था, कहीं से भी दिया था कुछ भी। ठीक है, तो लेकिन जब व्हेन दे आस्क सच क्वेश्चन, तो दे आस्क लिटरली इन डिटेल, नॉट इन सुपरफिशियल मैनर। अभी ये क्वेश्चन देखिए 2016 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस और लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, आपने इस पर्टिकुलर, जैसे बजट सेशन चल रहा है, आपने बजट सेशन खत्म कर दिया, डिसोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, डिसोल्यूशन के टाइम पे सोचा जाएगा, लोकसभा में पेंडिंग है तो डिसॉल्व हो गया तो लैप्स, प्रोरोग हुआ है, मतलब अगली बार मिलेंगे ना हम वापस, तो किसी भी तरह से प्रोरोग के केस में तो बिल लैप्स हो ही नहीं रहा है, तो पहला वाला गलत हो गया। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बिन पास बाय द लोकसभा, अब लोकसभा से पास ही नहीं हुआ है, वो राज्यसभा में ही पेंडिंग है, राज्यसभा में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, चल रहा है उसका प्रोसीजर, लोकसभा में पास ही नहीं हुआ है, शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा गया ही नहीं ना, वो सोचो, देखो इस क्वेश्चन पे देखो, लोकसभा गया ही नहीं तो लैप्स नहीं होगा, तो स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा में ही पड़ा है, वो राज्यसभा में शुरू हो रहा है, जो हो रहा है राज्यसभा दिख रही है उसको, अभी तक वो गया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि प्रोरोगेशन पे बिल लैप्स नहीं होता है, डिसोल्यूशन पे होते हैं, प्रोरोगेशन पे कोई बिल यहाँ पे लैप्स नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पे दिमाग में रखिए। चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ले डाउन दैट द टैक्सेस कैन नाइदर बी लेविड नॉर कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। अब ये तो लिटरली अपने आप में काफ़ी मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आई विल सजेस्ट, अगर आए तो बिल्कुल करिए, नहीं आए तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, वैसे देखिए फिर भी आप इसमें कुछ ना कुछ हिंट ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 368 को हटा दीजिए, दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता तो फिर तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन फिर भी आप कुछ तो एक बार इसको अटेम्प्ट करिए। जैसे आर्टिकल 368 आपको पता है, आर्टिकल 300 यहाँ पे मतलब आर्टिकल 300 यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी इससे बात करता है, मतलब तो आर्टिकल 300 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो तो यहाँ पे सूट एंड प्रोसीडिंग से डील करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 300 तो इसका यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है। अब आता है आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 266। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 265 सीधा सीधा बोलता है। अब आर्टिकल 266 क्या है, आर्टिकल 266 यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बोलता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ याद रहता तो एटलीस्ट आप दो तो हटा ही देते, बोले अच्छा 300 और 368 हटा दो। 266 जो है कंसोलिडेटेड फंड से बात करता है, 267 कंटेंजेंसी फंड से बात करता है, तो यहाँ पे 265 बचा। फिर अब ऑप्शंस ने थोड़ा इसको ठीक ठाक बना दिया था, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं इस तरह का रहता, अगर उन्होंने 265, 266, 267, 268 दे दिया होता, तो फिर उस टाइम पे थोड़ा गेस करना और उसके पास पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, अदरवाइज अभी एटलीस्ट दो ऑप्शन हटा के आप एक बार गेस, कैलकुलेटेड गेस ले सकते थे। ठीक है, तो आर्टिकल 265 बोलता है, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे और कुछ इस टाइप के दिमाग में चीज़ें रखेंगे हम। ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, टैक्स से रिलेटेड है, तो उसको हम थोड़ा सा इसको दिमाग में हम रखेंगे, बस ये बात बोलूँगा मैं। Who has a right to issue money from the consolidated fund of India? किसको यहाँ पे राइट है कि वो मनी इशू कर सकता है consolidated fund of India से, किसके पास इतनी पावर है? तो देखिए आर्टिकल 266 यहाँ पे consolidated fund of India की बात करता है। ठीक है, और जो भी हम रेवेन्यू रिसीव करते हैं वो consolidated fund of India में जाता है। ठीक है, लोन वेन जो भी है, तो गवर्नमेंट की एक तरह ट्रेजरी है वो। तो अगर किसके कंट्रोल में हो, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। अगर उसके लिए आपको पैसा निकालना है, जो भी पर्पज़ है, फॉर दैट यू हैव टू पास द बिल, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रॉपर उसके लिए मनी बिल जाता है, सब है, तो इट्स रिक्वायर्ड अ प्रॉपर प्रोसीजर। तो यहाँ पे कैग तो पहली बात हटा दो, कैग तो निकाल नहीं सकता। फाइनेंस मिनिस्टर कैसे निकाल सकता है? ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में नहीं हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज इन हैंड ऑफ द पार्लियामेंट।
ऑथराइज मिनिस्टर भी नहीं है, तो नॉन ऑफ द वो इज द राइट आंसर हियर, बट इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। आई अप्रिशिएट सच क्वेश्चन जिसमें आपको डिटेल में सोचने पे मजबूर करे। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन रियली डिमांड योर डीप डिटेल अंडरस्टैंडिंग। सो आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, all revenue received by the government of India, all loan raised by the government by the issue of the treasury bill, loan or way and mean, advances and all money received by the government in the repayment of loan shall form one consolidated fund of India। मतलब ये सब चीज़ें consolidated fund of India के अंदर आती हैं। It is under the control of the parliament, पार्लियामेंट के कंट्रोल में होता है। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। समझ में आई बात आपको? बिना आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के यू कांट विड्रॉ द मनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ऑल रेवेन्यू, अभी सेम क्वेश्चन उन्होंने उसी से रेज करके दिया है। ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस अदर रिसिप्ट फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस। कहने का मतलब है कि जो भी पैसा गवर्नमेंट का है वो कहाँ जमा होता है? दैट इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑथराइजेशन टू विड्रॉ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड, कौन देगा ऑथराइज्ड? द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट विल ऑथराइज फॉर दैट एंड इट मेंशन इन द आर्टिकल 144 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विड्रॉल, अगर आपको मनी विड्रॉ करनी है देन इट इज मेंशन इन दिस आर्टिकल। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जरूर थोड़ा आपके दिमाग में अब आर्टिकल 114, आर्टिकल 266 यू शुड रिमेंबर, मतलब रिमेंबर नहीं, यू शुड एटलीस्ट अवेयर अबाउट इट कि किससे डील करता है, सो दैट इन द एग्जाम एटलीस्ट यू शुड नॉट फील कंफ्यूज, और ऐसा नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, मतलब आउट ऑफ द गिवन 4 कौन सा यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब ये 2004 का क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स एंगल है इसके अंदर। देखो वैसे तो बता दूं मैं कि डेट चार्ज फ्रॉम विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अगर ले रखा है उधारी तो भाई उसके ऊपर उन्हें देना पड़ेगा, तो दैट शुड बी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेंशन पेबल टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट, अलाउंसेस ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द, मतलब बेसिकली सब पेमेंट्स एंड अलाउंसेस की बात हो रही है। तो अब देखो, अगर आपने पढ़ा है प्रेसिडेंट की पेमेंट, हाई कोर्ट की जज की पेमेंट, और जो भी है तो सरकार के जो हाईएस्ट पोस्ट हैं दे गेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये सब तो जाएगा ही जाएगा, सीओटी तो जाएगा। सैलरी एंड पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें मेंशन नहीं है, तो बहुत बहुत डिटेल उन्होंने पूछा है यहाँ पे कि किसका है किसका नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको रीड करेंगे क्योंकि यहीं पे एग्जैक्ट डिटेल में आपको मिल पाएगा यही कंसोलिडेटेड फंड से क्या क्या पैसा यहाँ पे निकाला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन लिटरली अपने आप में अच्छे होते हैं, और आपकी वही है ना कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसके लिए होनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको या तो इसमें वो करना आना पड़ेगा कि भाई आप चुपचाप से इसको वो करिए, एलिमिनेट करना आना पड़ेगा, ठीक है। Debt charges and salary allowances of the chairman and deputy chairman of the council of state and the speaker, deputy speaker, president and other expenditure related to his office, ठीक है, इससे इसी से जाएगा। सैलरी अलाउंसेस, पेंशन टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या बोलते हैं, पेंशन पेबल इन रिस्पेक्ट टू जज ऑफ द फेडरल कोर्ट, पेंशन हाई कोर्ट के जजेस का, ठीक है। उसके बाद द सैलरी अलाउंसेस, पेंशन पेबल टू द कैग की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद any sum required to satisfy any judgment, decree, any other expenditure declared by the constitution, तो यहाँ पे किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप उसको साइड कर दीजिए। Which of the following expenditure is not charged on the consolidated fund of India, तो सैलरी अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट को है वो तो जाएगा यहाँ से, सैलरी अलाउंसेस वाइस प्रेसिडेंट को बिल्कुल जाएगा, और उसके बाद सैलरी अलाउंसेस ऑफ द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये भी जाएगा, सैलरी अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन है क्या? अच्छा तो अरे वाइस प्रेसिडेंट नहीं, आओ बाप रे बाप, देखो मतलब बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा है। आई लाइक दिस फ्लो में लगता है, देखो यहाँ पे कहीं भी वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं है। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक है यार, आई रियली लव दिस। सॉरी यार, मतलब लिटरली ये तो पेपर ने दिमाग हिला दिया। मतलब खुद आप सोच के देखिए कि रियली यू नीड टू रीड दिस, कि भाई आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, आप ऊपर से नहीं देख सकते हाँ ऐसे इसको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आता है इसको साइड करो, नो, वन हैज टू रीड दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इस लेवल के जब क्वेश्चन पूछा जाता है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई
प्लीज रीड दिस वंस अगेन। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का नहीं मेंशन है, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट टर्म प्रॉपरली मेंशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम दैट्स डाउटफुल। अगले क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगेन अभी देखिए सैलरी, अभी देखो दिमाग अब खुल गया है, अब दिमाग पूरा खुल के बात हो रही है। सैलरी अलाउंसेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग की बात थी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की बात वहां पे नहीं थी वैसे, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की बात हमने की थी क्या? अच्छा देख लेते, वापस देखेंगे हम इसको, अभी क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होकर वापस देखेंगे हम लोग, हमको नहीं आता, मान लीजिए हमको नहीं आता, हम वापस एक बार पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखो जरा देखते हैं किसकी बात की गई है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट की बात की गई है, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, यहाँ तो 4 खत्म हो गया। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट के फंड्स हैं, उसके ऊपर जो चार्ज किया जा रहा है वो सब यहाँ पे चर्चा में है, ठीक है, वो तो एक अलग कंसेप्ट है पूरा। सैलरी अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज, पेंशन वेंशन जो है उनको, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट के जज की पेंशन और जो सैलरी हो रही है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। कैग की बात हो रही है यहाँ पे, और कोई भी पैसा जो जजमेंट वजमेंट के लिए लगेगा उसकी बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अगेन सुप्रीम कोर्ट के जज, स्पीकर, लोकसभा, ये सब हो गया यहाँ पे। अगेन अब बात यहाँ पे हो रही है कि अब किसकी चीज़ है, चीफ जस्टिस हो गया, हमने बोला कि चीफ जस्टिस को तो बिल्कुल करना पड़ेगा, कैग को भी हम यहीं से पैसा देंगे। प्राइम मिनिस्टर का नाम कहीं नहीं है, देयर इज नोवेयर इट इज रिटन प्राइम मिनिस्टर, सैलरी अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस लेवल का आपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सैलरी अलाउंसेस of the president, salary allowances of chief justice of India, pension payable to the judge of the high court, salary and allowances to the CAG of India, salary allowances of the chairman and deputy chairman of council of state, speaker and deputy speaker are the expenditure charged on the consolidated fund of India, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात मेंशन नहीं है, तो अगेन आई कैन से इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैं सीधा इसको बोलूँगा कि एक क्वेश्चन इस टाइप के अगर आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कंटेंजेंसी फंड के बारे में, आर्टिकल, अच्छा कंसोलिडेटेड फंड के लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 266, और कंटेंजेंसी फंड के लिए कौन सा है, आर्टिकल नंबर 267। कंटेंजेंसी फंड क्या होता है, जो आपको इमरजेंसी में चाहिए। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन इसको इशू कर सकता है, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश अ कंटेंजेंसी फंड, तो पहली बात देखिए पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, ठीक है, ओके। फ्रॉम टाइम टू टाइम मे बी डिटरमाइंड बाय सच लॉ एंड फंड शैल बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास रखा हुआ है कि प्रेसिडेंट उसको अपने हिसाब से डिस्पोज करेगा जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। एडवांस टू बी मेड बाय हिम आउट ऑफ सच फंड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन ऑफ सच एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, बाद में उसको यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन किसके डिस्पोजल में रखा हुआ है, प्रेसिडेंट के। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंटेंजेंसी फंड कौन यहाँ पे क्या बोलते हैं, किसके डिस्पोजल में है। अच्छा देखो, अभी हाउ कैन प्रेसिडेंट स्पेंड मनी फ्रॉम द कंटेंजेंसी फंड, कैसे कर सकता है, बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट या आफ्टर द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट मतलब जरूरत है तो अभी निकाल लो, बाद में हम इसको ऑथराइज करा लेंगे। मतलब जैसे अभी फंड निकालने हैं, भाई कोई त्रासदी आ गई, उसके लिए पैसा चाहिए, तो विच मीन्स दैट आप पहले ही निकाल सकते हो पैसा। कंसोलिडेटेड फंड से आप पहले नहीं निकाल सकते, आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप बिना ऑथराइजेशन के आप निकाल सकते हो, प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में ही निकाला जा सकता है इसको, ठीक है। तो देखिए, कंटेंजेंसी फंड established by the parliament by law under article 267 clause 1 of the Indian constitution. This fund is placed at the disposal of the president of India and no approval from the parliament is needed. बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए इसके लिए, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। To withdraw the money from the fund, he may make advance out of this, he मतलब president, out of this fund. It is used for the purpose of meeting unforeseen expenditure. तो बिना आप पार्लियामेंट के अप्रूवल के इसको पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के अप्रूवल ऑफ कोर्स चाहिए, बिना प्रेसिडेंट का अप्रूवल कैसे होगा, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल तो नाम का है वैसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, रियली गुड क्वेश्चंस। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। अब आपको बता दूं ये इकोनॉमिक्स के पार्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन बाय द वे इसका जो एक एंगल है यहाँ पे कि कौन यहाँ पे बजट को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक अफेयर एक वो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो प्रिपेयर करती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं करता। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि बिना अप्रूवल के तो आप नहीं निकाल सकते, पहला वाला गलत है। ऑल द डिसबर्समेंट मेड बाय पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द, नहीं, पब्लिक अकाउंट हमारा पैसा होता है। देखो पब्लिक अकाउंट क्या होता है, जैसे आपका एफडी हो गया। एफडी मतलब आपने सरकार के साथ एफडी कर रखी है, आपने सरकार के स्कीम में अगर पैसा डाल रखा है तो आप उससे पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट को डिस्पर्स करना है तो गवर्नमेंट उससे पैसा निकाल के डिस्पर्स कर सकती है लोगों को, उसमें आपको कर पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला गलत हो जाता है। ठीक है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। पब्लिक अकाउंट इज आर अकाउंट, आपको बता दो। ठीक है, और सही में उसका नाम ही पब्लिक अकाउंट है, लेकिन गवर्नमेंट उसको हैंडल करे। जैसे मेरा पीएफ का पैसा, ठीक है, तो मैं उसको निकाल सकता हूं। ओके, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is responsible for preparation of and presentation of the union budget? वही बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग द बजट। एग्जाम में मतलब ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बाय द वे आपको बताता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला, with reference to the union budget, consider the following statement. The union finance minister on behalf of the president lay the annual financial statement. अच्छा, annual financial statement कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 112 में है। Before the both the house of parliament, ये बात सही है। At the union level, no demand for grant can be made except on the recommendation of the president of India. तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, not behalf of prime minister, sorry, on the behalf of the president, on the behalf of the president। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला गलत है, दूसरा वाला तो सही है। ठीक है, मैं दोनों को सही कर रहा था, देन आई रियलाइज कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रेजेंट करते हैं बिल ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट करते हैं, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 113 बोलता है नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट बेसिक काइंड ऑफ मनी बिल होता है। ठीक है, इसको ऐसे दिमाग में रखो। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल बजट इन परसुएंस टू द आर्टिकल 113 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी पुट? तो उसका आंसर यहाँ पे लाइक नन ऑफ द अबव। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उसका नंबर कोई फिक्स नहीं है। ओके, ये डिपेंड करता है कितनी ज़रूरत है। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रखें। ये ज़रूरी नहीं कि भाई नंबर इतने 10 ही प्लेस करेंगे तो 100 प्लेस करेंगे तो 1000 प्लेस करेंगे, नो इट इज़ नॉट मेंशन। ठीक है, चलिए, बहुत अपने आप में ट्रिकी क्या मतलब इन्होंने उन लोगों के लिए बनाया कि भाई जिनको अक्ल है या नहीं, मतलब जो सही में पढ़ रहे हैं या सिर्फ तुक्का मारने आए हैं, उनके लिए। मनी बिल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है? आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में बात करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए, द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 110 डिफाइन करता है। बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल। अच्छा, मनी बिल के ऊपर पूरे क्वेश्चन आएंगे। तो मनी बिल जो है उसको डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन प्रोविजन डीलिंग विद द मैटर। अब मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में मेंशन है, और कौन कौन सी चीज़ें मनी बिल में आती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये सारी की सारी आती हैं। अगर गवर्नमेंट को बोरो करना है, गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी में से कुछ पैसा निकालना है, ठीक है, गवर्नमेंट को ऑडिट ऑफ द अकाउंट जो स्टेट है वो भी इससे डील, जो भी उससे बात करनी है, उससे रिलेटेड कुछ है, तो ऑल ऑफ द वो यहाँ पे विल टेक पार्ट, मतलब दैट्स अ पार्ट ऑफ द मनी बिल। अब देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन है जो कि आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। अगर टैक्स को रेगुलेट कर रहे हैं तो भी आएगा इसके अंदर। बोरोइंग ऑफ द मनी, जैसे गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, पब्लिक से बोरो करती है, मार्केट से बोरो करती है, IMF से बोरो करती है, ठीक है। द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू
और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सच फंड, मतलब कंटिजेंसी फंड से या कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा निकाला जा रहा है वो भी यहाँ पे मनी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, declaring of any expenditure to be expenditure charged on the consolidated fund of India or the increase or amount or any such expenditure. The receipt of money of account of consolidated fund of India or in public account of India or constitute or ठीक है any matter incidental to any such matter specified, मतलब जो भी ऊपर के जो मैटर्स हैं उनमें कोई भी अगर चीज़ ऊपर नीचे आती है उससे रिलेटेड अगर कोई है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मनी बिल। ठीक है, मतलब उससे उसकी वजह से भी जन्म लेती है। तो वही लिखा ना, अगर ऊपर के 5-6 मैटर में से कोई भी चीज़ निकल के आती है मतलब उससे रिलेटेड भी निकल के आती है वो भी मनी बिल जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, What constitute the definition of the money bill under the article 110? क्या डिफाइन, मतलब मनी बिल को आप कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, यस ये बात तो है। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, यस। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज, ये सारे के सारे हैं। मोर देन वन ऑफ द वो इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ द मनी बिल, कौन सी चीज़ यहाँ पे मनी बिल में नहीं है। प्रोविजन रिगार्डिंग द अल्टरेशन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस से तो बिल्कुल हमने अभी चर्चा किया कि टैक्स से रिलेटेड तो बातें हैं यहाँ पे। बोरोइंग से रिलेटेड भी है, गवर्नमेंट बोरोइंग से रिलेटेड। प्रोविजन रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, फाइन्स और पेनल्टीज यहाँ पे नहीं कवर होती हैं। फाइन्स एंड पेनल्टी आर नॉट द पार्ट ऑफ द दिस मनी बिल। ठीक है, these are the petty expenses। अब यहाँ पे 86 क्वेश्चन देखते हैं। ईच मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, नो जरूरत नहीं है। सारे मनी बिल फाइनेंस बिल हो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईच फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल, तो अगर इन्होंने उल्टा करके वही पूछा है तो यहाँ पे तो यहाँ पे ईच, देखो वेट रुको, ईच मनी, हाँ सॉरी ईच मनी बिल इज फाइनेंस बिल बट नॉट ईच फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल। हाँ ये बात दोनों सही है, सॉरी दोनों सही है, सॉरी मैं दोनों को अलग इंटरप्रेट कर लिया था। जो भी मनी बिल है वो फाइनेंस बिल होता है, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते। ठीक, इसलिए बहुत सारे फाइनेंस बिल को एज अ ऑर्डनरी बिल भी माना जाता है। ओके ठीक है, फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। अब यहाँ पे देखिए कि अगेन यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट इन्होंने डाला है फाइनेंस बिल बोल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मनी बिल तो ऑफकोर्स सी बात है, लेकिन उसी तरह से मनी बिल की तरह फाइनेंस बिल भी क्या होता है कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, भले उसको आप कुछ बिल ऐसे होते हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाले होते हैं, लेकिन देन टू इट इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। ठीक है, फाइनेंस के पार्ट में राज्यसभा की पावर लिमिटेड हो जाती है। राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंस बिल फॉर 14 डेज, ये बात सही है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन ऑन द फाइनेंस बिल, क्यों फाइनेंस बिल के ऊपर साइन के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं। राज्यसभा कैन अमेंड द फाइनेंस बिल, अब फाइनेंस बिल कैसे अमेंड करेंगे, उनकी पावर वहाँ पे लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6th और 7th वाला आई थिंक गलत होगा। रुको कैंडिडेट, सॉरी वेट अरे यार फाइनेंस बिल को डिटेन, फाइनेंस बिल नहीं मनी बिल है, सॉरी मनी बिल, सॉरी यह मनी बिल होना चाहिए। तो फाइनेंस बिल दिया तो इसका तो ये भी गलत है। 5th वाला गलत है, 6th वाला गलत है। राज्यसभा कैन अमेंड द फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल ऑर्डर बिल थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, इसको याद नहीं आ रहा मुझे, बट ठीक है एक बार इसको फाइनेंस बिल और मनी बिल को ज़रा देखेंगे एक बार। और इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कौन से पीसीएस का है भाई? झारखंड पीसीएस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हाँ यहाँ से निकालना अगर है तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन में से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम क्वेश्चन में ही पढ़ जाते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी दिया है, लेकिन ऑप्शन से निकाला सकता है, बट आई रिक्वेस्ट कि एक बार इसको प्लीज रीड करेंगे। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज नॉट करेक्ट? मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यही सबसे पहला तो यही है, मनी बिल कैन बी टेबल्ड ओनली इन द लोकसभा। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, 14 दिन का टाइम फ्रेम दिया जाता है राज्यसभा के पास, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। विद रेफरेंस, ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, राज्यसभा की जो पावर्स हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मनी बिल का चर्चा हुई थी। When the Lok Sabha transmitted, with reference to the finance bill and money bill, this in the Indian Parliament, consider the following statement: when the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Finance bill, of course, यहाँ पे उनके पास like एक बार रुको, दिमाग थोड़ा सोचने दो मुझे ज़रा इसके ऊपर। तो देखो फाइनेंस बिल जो है उसको एज ऑर्डनरी बिल भी ट्रीट किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे
राज्यसभा के पास पावर है कि उसको अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, बात सही है। ठीक है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड, यस ये बात सही है, ओनली मेक रिकमेंडेशन। दूसरी बात भी सही है, इन अ केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, बात सही है, बट द जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनल, ऐसा नेसेसरी नहीं लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी वाला वर्ड नहीं है यहाँ पे, तो तीसरा वाला गलत है, इसलिए यहाँ पे दो ऊपर के दो सही है, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। आगे दो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को लिटरली एक अच्छा क्वेश्चन, ये देखो ऐसे क्वेश्चन अपने आप में अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, और आई रिक्वेस्ट कि आप फाइनेंस बिल और मनी बिल को एक बार जरा थोड़ा रीड करेंगे, ठीक है आपको, क्योंकि ये पार्ट हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, हम एक बार देखते हैं, छोटे इसको देखा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर पर्टिकुलर मनी बिल इज अ मनी बिल, तो स्पीकर करता है, आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3। हु सर्टिफाई द मनी बिल, स्पीकर करता है, ठीक है। हु डिसाइड वेदर द बिल इज, स्पीकर करता है, और कौन करता है। चलो, which of the following statement is correct about the regarding the submission of money bill? Finance bill is presented in Rajya Sabha, आगे देखते हैं क्या दिया है। It is presented in Lok Sabha only, तो पता है कि मनी बिल लोकसभा में ही यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इन, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, देखो फाइनेंस बिल भी देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 117 अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग द प्रोविजन ऑफ एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द सब क्लॉज ए, जो भी है, shall not be introduced except on the recommendation of the president and bill making such provision shall not be introduced by the constitution। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंस बिल भी अगर रहेगा तो उसको हम लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बस अंतर क्या है कि फाइनेंस बिल जो नॉर्मल माना जाता है, जो कि ऑर्डनरी माना जाता है, उसको राज्यसभा अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन फाइनेंस बिल को भी आप एक तरह से क्या मानेंगे, सिंपल बिल ही मानेंगे, सिंपल मेजोरिटी वाला बिल। अभी अच्छा क्वेश्चन है, आगे इसका एक क्वेश्चन है, 2024 का है। आर्टिकल 109 मेंशन द स्पेशल प्रोसीजर, ये तो ये बहुत लोगों ने गलती की थी, सबको लगा था कि यहाँ पे आर्टिकल 110 किसके बारे में बात करता है, मनी बिल, सबको लगा था आर्टिकल 110 होगा, बट आर्टिकल 109 था ये, जो कि प्रोसीजर के बारे में बात करता है, वही प्रोसीजर कि राज्यसभा में कितने दिन रुकेगा, राज्यसभा क्या कर सकता है, वो सब यहाँ पे मेंशन है। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑफकोर्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और रिजेक्ट, सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, यस ये बात भी सही है। अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू एक्सेप्ट, नहीं, नो हैव टू, तो थर्ड वाला, फोर्थ वाला गलत है, 1 2 3 इज द राइट आंसर। अब इसको आराम से पढ़िए, ठीक है, पॉज करके पढ़िए, ठीक है, मतलब पूरा आपको यहाँ पे प्रोसीजर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, पहली यही गलत है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ, नहीं क्या, कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ठीक है, चलिए। मनी बिल कैन प्रेजेंटेड ओनली इन द लोकसभा, ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेबल्ड इन द लोकसभा, 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 ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, चलिए इसी से रिलेटेड है। मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द, अच्छा गलत पूछा है, तो नॉट करेक्ट में क्या होगा, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी तो सही है। राज्यसभा की लिमिट, मतलब पावर्स बहुत लिमिटेड है रिलेटेड टू द मनी बिल, ठीक है, बहुत लिमिटेड है, उसके बाद सिर्फ दे कैन ओनली डिस्कस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा when action is no action is taken, 14 दिन के अंदर पास किया, 14 दिन मान लिया जाएगा, 14 दिन के बाद उसको पास कर दिया जाएगा, 14 दिन की लिमिट है उनके पास। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस फॉर 14 days, ओनली एंड ओनली फॉर द 14 days। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंड फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मनी बिल को भी एज अ फाइनेंस बिल ट्रीट किया है, इसीलिए इस टर्म को इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे घुमा फिरा के रखा है। मनी बिल इज ऑल्सो ट्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंस बिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाउ मेनी डेज राज्यसभा हैज टू रिटर्न अ मनी बिल, 14 days। चलिए, तो इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया नहीं जाता है, लोकसभा पास करती है और लोकसभा भेजती है राज्यसभा के पास, राज्यसभा 14 दिन तक उसके ऊपर डिस्कशन कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है अमेंडमेंट, लोकसभा के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। तो राज्यसभा की बहुत लिमिटेड पावर है यहाँ पे, चलिए। और आर्टिकल 109 में प्रोसीजर मेंशन है, वही प्रोसीजर है पूरा, ठीक है, कि 14 दिन तक राज्यसभा रखेगी और जो भी है यही बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अ बिल हैज मेयरली इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 110, मतलब कोई मैटर यहाँ पे मेंशन नहीं है आर्टिकल 110 वाला, तो इसका मतलब उसको कहीं भी निषेध किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है,
तो दैट कैन बी इनिशिएट एनीवेयर, बट दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ मनी बिल, क्योंकि वो मनी बिल नहीं है ना। जब आर्टिकल 10 के मैटर्स उसमें मेंशन नहीं है तो हाउ इट कैन बी मनी बिल। Which of the following article of Indian Constitution deal with the annual financial statement? Annual financial statement of the budget, आर्टिकल 112। ठीक है, ये उसका प्रोसीजर है कि प्रेजेंटेशन होगा, फिर जनरल डिस्कशन होगा उसके ऊपर, उसके बाद स्क्रूटनाइज करेंगे डिपार्टमेंटल कमिटी द्वारा, फिर वोटिंग होगी डिमांड फॉर ग्रांट, देन अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, देन फाइनेंस बिल पास होगा। तो ये प्रोसेस है उसका, 6 स्टेज होते हैं इसके पास करने के, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में है, टोटल 6 स्टेज होते हैं उसको पास करने के लिए। देखो अभी देखो ये ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बजट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, बजट वाला टर्म मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन बजट। पार्लियामेंट का क्या कंट्रोल है यहाँ पे बजट के ऊपर। पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ द बजट। Parliament has the power to move on the charged expenditure on the consolidated fund। तो नॉट बोला है ना, इस पे ध्यान देते हैं। Parliament has no power to impose tax without recommendation of the sorry, एक काम करते हैं, बजट वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। अभी मनी बिल तक हो गया है, नेक्स्ट वीडियो विल कवर द बजट वाला क्वेश्चन पूरा, ठीक है। और आई थिंक उसके बाद हमारा एक पूरा पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा।